जय हिंद। अभी तक की क्लास में हमने अध्ययन किया कि संख्याएं क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं। उस प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और हमने शुरू कर लिया था क्या, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमने पढ़ लिया कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मानक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या थी, जिनका मान समान हो। मानक परिमेय संख्याएं क्या थी, जिसका हर धनात्मक हो और अंश हर में भाग ना जाए, यानी किसी भी टाइम नंबर से वो कटे ना, अंश और हर को काटा ना जा सके। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की बात की थी कि हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना। तो आज शुरू करते हैं हम यहीं से, जिसमें हमें हमारी पहली कंडीशन क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना। किसकी तुलना, धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की। तो देखिए, अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन का मतलब ही होता है कि बड़ी और छोटी बतलाना। तो कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ये आपको कैसे पता लगेगा। अगर आपके पास एक धनात्मक परिमेय संख्या है और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो आप धनात्मक परिमेय संख्या को बड़ी कहेंगे हमेशा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। पर धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होती है। ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है। सेकेंड कंडीशन क्या पॉसिबल है, सेकेंड पॉसिबल है कि समान हरों वाली धनात्मक परिमेय संख्या, मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसके हर तो समान है लेकिन वह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 4/7 अगर हम बात करें वो एक धनात्मक परिमेय संख्या है, 9/7 अगर हम बात करें वो एक धनात्मक परिमेय संख्या है। दोनों के हर समान है, दोनों के हर क्या है, 7 और 7। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम अंश को देखते हैं और जिसका अंश बड़ा वह संख्या बड़ी होती है। एज एग्जाम्पल इसमें देखें कि 9/7 बड़ा होगा क्योंकि 9 बड़ा है 4 से। ठीक है। अगली कंडीशन अगर हम देखते हैं कि समान हरों वाली ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर परिस्थिति आपके पास ऐसी हो कि हर समान हो लेकिन परिमेय संख्या ऋणात्मक हो, तो हम फिर अंश चेक करते हैं और जिसका अंश छोटा होता है वह संख्या बड़ी होती है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे 3 छोटा है, 6 बड़ा है, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, -3/5। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या में जो अंश छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी, पर हर समान होना चाहिए। ठीक है ना। वहीं धनात्मक परिमेय संख्या में जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, वहीं ऋणात्मक परिमेय संख्या में जिसका अंश छोटा वो परिमेय संख्या बड़ी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं असमान हरों वाली धनात्मक परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि असमान हरों वाली धनात्मक परिमेय संख्या की तुलना कैसे करेंगे। अगर आपको ये आ गया तो आप असमान हरों वाली परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सब कर सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन आपकी पीएससी में पिछली बार आया है। इसलिए आपको जरूरी है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें। ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 2/3 और एक संख्या है आपकी 4/5। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी है तो कैसे पता करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने अभी यह पढ़ लिया है कि अगर हर समान हो तो तुलना कैसे करते हैं, और हमने साथ में समतुल्य परिमेय संख्याएं पढ़ ली। दो परिमेय संख्याएं पढ़ ली, क्या क्या, समतुल्य परिमेय संख्याएं, और उसके साथ साथ हमने यह भी पढ़ लिया कि अगर हर समान हो तो उसकी तुलना कैसे करते हैं। अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इसमें अगर असमान हरों वाली धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि हमारे पास क्या दी हुई है, अलग अलग हर वाली संख्याएं, जिसमें से एक हर 3 है और एक हर 5। ये चीज समझ में आ गई ना, पहला हर क्या है, 3 है, दूसरा हर 5 है। अब हम एक काम करते हैं ना, इनका हर समान कर देते हैं। मतलब ऐसी कोई समतुल्य संख्या लेते हैं 2/3 की जगह पे, जो 2/3 की समतुल्य तो हो पर उसका हर 4/5 के समतुल्य किसी संख्या के बराबर हो। चलिए ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, अगर 3 और 5 हमारे पास हर है तो इनका पहले आप ले लीजिए एलसीएम। हमने ले लिया एलसीएम, जैसे ही एलसीएम लिया तो 3 और 5 का एलसीएम तक क्या हो गया, 15। ठीक है ना। और 3 और 5 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती हमारा आ गया 15। अब हम दोनों के हर को 15 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2/3 में अगर आप ऊपर भी 5 का और नीचे भी 5 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बदलाव होगा कुछ नहीं, क्योंकि 5/5 का मान क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका मान हमेशा वही रहता है। तो आप क्या करिए, इसमें 5/5 का गुणा कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 और नीचे क्या हो जाएगा 15। सेम वे में अगर आप देखें तो 4/5 में
अगर आप ऊपर 3 का और नीचे 3 का गुणा कर दें, क्या कोई परिवर्तन होगा? नहीं, क्योंकि 3/3 का मान 1 और 1 से गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका मान कितना आ जाएगा? 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। जो मैंने कहा था कि समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है 2/3 और 4/5 की, ठीक है ना? तो 4/5 की समतुल्य परिमेय संख्या में क्या मिल गई? 12/15। और 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या में क्या मिल गई? 10/15। ये चीज आपको समझ में आई? 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या आपको 10/15 मिल गई और 4/5 की समतुल्य परिमेय संख्या 12/15 मिल गई। समतुल्य यानी मान समान, अर्थात 10/15 2/3 के बराबर होगा, 12/15 4/5 के बराबर होगा। अब हर समान हमें मिल गया है, तो अब तो आराम से हम तुलना कर लेंगे। हम अंश देख लेंगे और बता देंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो देख के बताइए किसका अंश बड़ा है। तो आप देखते हैं तो 12/15 में अंश ज्यादा बड़ा है अपितु 10/15 के सापेक्ष, है ना? तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है 12/15 होगी, यानी कि 4/5 बड़ी होगी। समझ में आ गया? अर्थात अगर मैं आपसे इस पूरे पेज में हल किए हुए क्वेश्चन को अगर हम फिर से लिख दें कि 2/3 और 4/5 में जो हमें तुलना करनी थी, तो इसका उत्तर क्या आया? तो आप बोल देंगे कि 4/5 बड़ी है सर 2/3 से। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको हल किया था तो 10/15 छोटा था 12/15 से। समझ में आ गया ना? चलिए, अब अगली जो कंडीशन है, असमान हरों वाले ऋणात्मक परिमेय संख्या। मतलब एक आपके पास ऋणात्मक परिमेय संख्या है और एक दूसरी भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है, दोनों के हर असमान है, फिर तुलना कैसे करेंगे? कंडीशन एग्जैक्टली सेम ही है, बस थोड़ा सा एक डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए एक ले लेते हैं 1/5 और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 3/4। अब इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो कैसे करेंगे? इनके हर समान करते हैं। हर समान करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे हरों का, और हर क्या है हमारे पास? 5 और 4। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 5 और 4 का एलसीएम जो आता है वो हमारा कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। अब हमें क्या करना है? दोनों संख्याओं का हर 20 बनाना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। सॉरी, हमने शुरू में ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं ली थी, इसलिए दोनों के सामने ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है ना? अब आगे करते हैं। -1/5 में मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी 4 का और नीचे भी 4 का। आपका मान कितना आ जाएगा? -4/4 × 20। वहीं पे आप एक काम कीजिए, -3/4 में आप ऊपर भी 5 का मल्टीप्लीकेशन करें, नीचे भी 5 का। ठीक है ना? अब देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20। समझ में आ गया? जब आपके पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है, अब आपके पास हर समान है, दोनों जगह 20-20 है। अब आप अंश में तुलना कर लेंगे, किसका अंश छोटा है? जिसका अंश छोटा होगा वही संख्या बड़ी होगी, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में यही था, अगर हर समान हो तो कि जिसका अंश छोटा दिखे आपको वो संख्या बड़ी होगी। तो सीधी सी बात है, आपकी कौन सी संख्या बड़ी होगी? -4/20। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? -1/5। तो प्रारंभिक जो तुलना थी हमारी, जिसको हमने हल किया, क्या क्वेश्चन था हमारा? -1/5 और 3/4 में कौन सा बड़ा होगा? तो आपने कह दिया -1/5 बड़ा होगा। ये आ गया आपका उत्तर। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप परिमेय संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने परिमेय संख्याओं की तुलना सीख लेना। अगला टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे, ये सारी की सारी कंडीशंस पे हमने स्टडी कर ली। परिमेय संख्याओं की तुलना, धनात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की तुलना और असमान हर होने की स्थिति में तुलना। अब आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का योग, कैसे जोड़ते हैं परिमेय संख्याओं को। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन, जब हर समान हो। ठीक है ना? जब हर समान हो तो हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, हर समान होने की स्थिति में हम क्या करेंगे? हम हर को एग्जैक्टली वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हर कितना है हमारा? 4 है, 4 को एग्जैक्टली वैसे लिख देंगे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे। तो ऊपर की संख्या कितनी आ गई? 10/4। पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका फाइनल उत्तर नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि जब कभी भी आप परिमेय संख्या में उत्तर निकालें, आप मानक परिमेय संख्या अवश्य निकालें। क्या ये मानक परिमेय संख्या है 10/4? नहीं है।
भले हर में ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा पर ये संख्या आपस में कट रही हैं। अगर हम देखें तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 यानी कि 5/10, ये 5/2, ये आपका उत्तर आ रहा है। अर्थात आपका उत्तर यहाँ पे 5/2 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर आपका हर असमान हो तब उन संख्याओं को कैसे हल करेंगे, ठीक है ना। अब हमने ये सीख लिया कि हर समान हो तो कैसे जोड़ते हैं। अब अगर हर असमान है तो कैसे जोड़ेंगे, एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हर असमान था तो हमने तुलना करने के लिए हर समान किया, यहां पे हर अगर असमान है तो जोड़ने और घटाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हर को समान करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हर कितना है, 4 और 6, तो 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, अब बताइए कितना आएगा। 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12। अब दोनों संख्याओं का हर 12 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 1/4 गुणे 3/3, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लीकेशन नीचे भी 3 का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 5/6 गुणे 2/2, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन नीचे भी 2 का मल्टीप्लीकेशन, तभी तो 12 बनेगा ना। 6 में 2 का गुणा होगा तो 12 बनेगा, 4 में 3 का गुणा होगा तो 12 बनेगा। इस तरीके से हम सोच लेते हैं कि हमको किसका गुणा ऊपर और किसका गुणा नीचे करना है, और इसके बाद हम हल करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/12, और यहां पे आ जाती है 10/12। क्या अब आप इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल हल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि अब हर हमें क्या मिल गया, समान मिल गया। तो हम हर को लिखेंगे, ये रहा हमारा 12, ठीक है ना। इसके बाद हम ऊपर की संख्याओं को हल कर देंगे, तो 3 - 10 कितना आ जाएगा, -7/12। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं जोड़ना और घटाना। हमें करना क्या है, हर को समान करना है और उसी तरीके से हर को लिखा हुआ दिखा देना है, मतलब हर को एज इट इज रख के और ऊपर की संख्याओं को हल कर देना है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा करना। पर ध्यान दीजिए, उससे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, या इसमें सॉरी आपकी नोट्स में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है आपकी समान हर होने की स्थिति में। इनको जोड़ने का तरीका कैसा है मैंने सिखा दिया आपको, प्लीज हल करिएगा, आसानी से बन जाएंगे। यह समान हर होने की स्थिति में है। परिमेय संख्याओं के व्यवकलन को भी समान हर होने की अवस्था में और असमान हर होने की अवस्था में आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इनको करने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। जो तरीका सिखाया है केवल वही फॉलो करना है। पहले हर को समान करना है, हर को समान करने के बाद हर को एज इट इज रख के अंश की संख्याओं को हल कर देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम क्या अध्ययन करेंगे, आगे अध्ययन करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। क्या अध्ययन करेंगे, परिमेय संख्याओं का गुणनफल। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, हर कैसा भी हो अंश कैसा भी हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समान हो असमान हो कोई टेंशन नहीं है। गुणा करना एक्चुअली में परिमेय संख्याओं का ज्यादा सरल है। क्यों सरल है, इसका कारण ही है, इसका कारण ये है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता कि हर समान है या असमान है। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम ले लेते हैं एक संख्या 2/3 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 4/7, अगर आपकी यह संख्या है तो आप अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर दीजिए, जो उत्तर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, हर का हर से करेंगे तो कितना होगा, 7 त्रिक 21, यानी आपका उत्तर कितना हो गया, 8/21। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपका उत्तर आ रहा है 8/21, जो बहुत आसानी से आ रहा है और बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो सरल है गुणा करना। गुणा करने में क्या करना है, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है और आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। अगर भाग के संदर्भ में देखें तो इन्हीं संख्याओं का भाग करके देखते हैं, 2/3 और 4/7, इनका जब हम भाग करते हैं तो भाग करने में समझिएगा, जो संख्या राइट वाली है, ध्यान दीजिए, राइट वाली संख्या क्या है हमारी, 4/7 है। लेफ्ट वाली संख्या कौन सी है, 2/3 है। तो जो आपकी राइट वाली संख्या हो उसको थोड़ा सा पलट दें मतलब अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, जैसे कि मैं यहां पे करता हूं। ध्यान दीजिएगा, 2/3 लेफ्ट वाली तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी, एज इट इज रहेगी। हर वाली क्या होगी, मतलब सेकेंड वाली संख्या जो राइट साइड वाली संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 7/4 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा पलट दें, यानी कि हर को अंश पे ले जाएं और हर अंश को हर पे ले आए, तो बीच का साइन बदल जाता है। ऐसा जैसे ही आप करते हैं ना, बीच का साइन बदल जाता है। बीच का साइन क्या हो जाता है, गुणे का हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन का हो जाता है। अब आपका ये पुराना क्वेश्चन हो गया, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
7 दूनी 14 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया ना। अब आपका ये नंबर आ गया, ये मानक परिमेय संख्या नहीं तो इसको मानक में बदल लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फाइनली उत्तर आपका आ गया 7/6। तो समझ में आया ना कैसे करना है। सिंपल तरीका है, राइट वाली संख्या को पलट दो और फिर गुणा कर दो। गुणे करने में क्या करना है, अंश और अंश का गुणा कर दो और हर का गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे ऊपर। इससे ज्यादा कोई भी एक्स्ट्रा टास्क नहीं है। तो इस तरीके से आप कोई भी परिमेय संख्या का गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, जोड़ना घटाना हम पहले ही सीख चुके हैं, तुलना करना हम सीख चुके हैं। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के मध्य में एक परिमेय संख्या। कोई भी दो परिमेय संख्याओं के एग्जैक्टली मध्य में या बीचों बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं के मध्य में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने से पहले चलिए एक क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे से पढ़ते हैं। मतलब कि दो पूर्णांक संख्याओं के मध्य में एक पूर्णांक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे आप। मान लीजिए आपको संख्या रेखा दी हुई है, ये रही आपकी संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पे, क्योंकि पूर्णांकों की संख्या रेखा ऐसी बनती है, और इस संख्या रेखा पे मान लीजिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इधर -1। इस तरीके से आगे और पीछे जा रहे हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहीं पे कि 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है, तो आप क्या बताओगे। आप कह दोगे कि सर 3 है, देख के सीधे बता दोगे कि सर 3 है। 2 और 4 के बीच में 3 है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे। इसको निकालेंगे कैसे, इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दो, 2 और 4 को जोड़ दो। तो 2 धन 4, इनको जोड़ा आपने और इसी को 2 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, 2 से। जिन संख्याओं के मध्य में आपको संख्या प्राप्त करनी है, मध्य वाली संख्या प्राप्त करनी है, उन संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो उत्तर क्या आ जाता है, 6/2 और 2/6। ये आपका 3 आ गया ना, यानी आपका आंसर यहां से आ रहा है। तो अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं के मध्य में कोई संख्या प्राप्त करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और फिर 2 से भाग देके आप उनके मध्य की संख्या को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो तरीका पता चल गया ना आपको कि कैसे करना है। सेम तरीका फॉलो होता है किसके लिए, सेम तरीका फॉलो होता है परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं में हम हल करते हैं। मान लीजिए दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। एक परिमेय संख्या है 1/2 और दूसरी परिमेय संख्या है आपकी 3/2। अगर इनके मध्य आपसे पूछे कि कौन सी परिमेय संख्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए कैसे, इन दोनों को पहले हम ऐड किए। कैसे ऐड किए, 1/2 प्लस 3/2, और इनको जोड़ने के बाद हमने भाग दे दिया किससे, 2 से। समझ में आ गया ना। अब जोड़िए इनको, जोड़ेंगे कैसे, क्योंकि दोनों के हर समान है तो हम अंश को जोड़ लेंगे, यानी 1 + 3/2। ये हो गया हमारा जोड़ना, और फिर पूरे का बटे 2, ठीक है। जब हमने इनको जोड़ लिया तो आपका उत्तर कितना आ गया, 4/2, और फिर कंप्लीट का बटे 2। ऊपर वाले अंश के पार्ट को हल किया, 2 दूनी 4, आपका उत्तर फाइनली हो गया 2/2, और ये आ गया 1। यानी आपका फाइनल आंसर कितना आ जा रहा है, 1। यानी 1/2 और 3/2 के मध्य में कौन सी संख्या है आपकी, 1। समझ में आ गया ना। इस तरीके से आप किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आपसे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती हैं या कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई भी आप दो परिमेय संख्या ले लीजिए और उनके मध्य आप परिमेय संख्याओं की संख्या पता करें या उनके बीचों बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, उनके नंबर्स को पता करें, तो आप कैसे काउंट कर पाएंगे, ठीक है ना। आइए चेक करते हैं इसको। एज एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी क्या किया, हमने अभी किया कि हमने अपनी ही नंबर लाइन पे जो संख्याएं दी हुई थी, एक संख्या थी हमारी कितनी, 1/2, और दूसरी संख्या थी 3/2। इनके बीच परिमेय संख्या प्राप्त की, तो क्या आया, इनके बीचों बीच परिमेय संख्या आई 1, यही आई ना। अब अगर चूंकि एक भी एक परिमेय संख्या है, मैंने कहा था हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये चीज मैंने पहले भी बताई है आपको। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच मध्य आप एक परिमेय संख्या प्राप्त करें, तो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इनके मध्य एक परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे तो परिमेय संख्या 3/4 आ जाती है। उसके बाद फिर आप इनके मध्य भी एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जो इनके बीचों बीच कोई संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। इस तरह से आप हर आने वाली दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, और ये अनंत काल तक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अनंत संख्याएं आपको मिल जाएंगी
1/2 और 3/2 के मध्य अगर आप परिमेय संख्याओं को ढूंढने लग गए, क्यों? क्योंकि हमेशा कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लें, उनके मध्य एक परिमेय संख्या आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है ना? चाहे आप कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो चूंकि ये चीज आपके समझ में आ रही है कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं लेने के बाद उनके मध्य हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी, तो कोई भी दो परिमेय संख्याएं आपको दुनिया में दे दी जाए, उनके मध्य पूछा जाए कि कितनी परिमेय संख्याओं की होने की संभावना है, तो आप हमेशा कहेंगे कि इनफाइनाइट, यानी अनंत परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य हो सकती हैं। समझ में आ गया ना? ये प्रॉपर्टी आगे काम आएगी, अभी बस केवल समझने के लिए आप इसको ध्यान रख लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान देते हैं। परिमेय संख्याओं का भागफल पढ़ लिया, परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या पढ़ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है? इनको हल कर लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ध्यान दीजिएगा, साधारण भिन्न तो क्या होती है? साधारण भिन्न एक सामान्यतः परिमेय संख्या होती है जो अंश और हर के रूप में लिखी हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, जब कोई संख्या सीधे तौर पर p/q के रूप में लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। सीधे तौर पर p/q के रूप में लिखी जाए, पर जब कोई भी भिन्न भागफल के साथ लिखी जाए तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उदाहरण 4 सही 2/5 जहां 4 भागफल है, 4 सही 2/5 जहां 4 भागफल है। कैसे? ये देखिएगा, 4 सही 2/5 जो वास्तविकता में है वो संख्या कौन सी है? वो संख्या है 5 चौको 20 तो 22/5। ये संख्या आपकी ये दिखने वाली संख्या है जो आपके सामने दिख रही है, ठीक है ना? 22/5 या 22/5, 4 सही 2/5 एग्जैक्टली इसी को निरूपित करती है। जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 चौको 20, और 5 चौको 20 आने के बाद जब आप इसको कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो शेषफल हमारा क्या है? 2 है। भागफल हमारा क्या है? 4 है। हर हमारा क्या है? 5। मतलब भाजक हमारा क्या है? भाजक हमारा क्या है? 5 है। भागफल क्या है हमारा? 4 है। और शेषफल क्या है हमारा? 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो 4 लिखा हुआ है मिश्र भिन्न में, वो क्या है? वो भागफल है। तो जब कोई भी भिन्न भागफल के साथ लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया ना? और अगर कोई भी भिन्न डायरेक्टली p/q के फॉर्मेट में लिखी जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे साधारण भिन्न कहते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई? चलिए अब आगे समझते हैं कि अगर आपको कोई भी मिश्र भिन्न दी हुई हो तो उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, क्योंकि मिश्र भिन्न को डायरेक्टली आप जोड़ना घटाना नहीं कर सकते। तो अगर आप मिश्र भिन्न को जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं तो पहले उनको आपको साधारण भिन्न में बदलना होगा, और जब आप ये काम कर लेंगे, मतलब उनको जैसे ही आप साधारण भिन्न में बदल लेंगे, तब आप क्या कर सकते हैं? तब उनको आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आज हम पढ़ते हैं कि मिश्र भिन्नों को हम कैसे साधारण भिन्न में बदलें। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं 4 सही 2/5, ठीक है ना? 4 सही 2/5, मान लीजिए आपकी संख्या है 4 सही 2/5, तो इसको साधारण भिन्न में हम कैसे बदलेंगे? हम क्या करेंगे इसमें, आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। a सही p/q है हमारे पास दिया हुआ है, a p/q। तो इसको हमने क्या किया? q से a का मल्टीप्लीकेशन किया, q से a का मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद p को जोड़ दिया, यानी अंश को जोड़ दिया। तो एग्जैक्टली वही काम हम यहां पे करेंगे, हर गुणे 4 करेंगे, धन अंश को जोड़ के फिर हर को एग्जैक्टली उसी तरीके से लिख देंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 5 चौको 20 तो 22/5। समझ में आ गया ना? तो 22/5 हमारा क्या हो गया? हमारी वो भिन्न आ गई, क्या? साधारण भिन्न। किससे प्राप्त हुई? एक मिश्र भिन्न से प्राप्त हुई। समझ में आया ना कैसे मिश्र भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है ना? और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है? तो जो हमने भाग दिया था उसी भाग पे फिर आ जाते हैं, 22/5 लिखेंगे, 5 चौको 20, कट किया, शेषफल 2 आ गया। जो शेषफल होगा वो अंश होगा, जो भाजक होगा वो हर होगा, और जो भागफल होगा वो आपके सामने आ जाएगा, 4 सही 2/5 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं वो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण,
किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसे करते हैं, तो उसको दशमलव निरूपण करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, भाग करना होता है। एज एग्जाम्पल, जैसे 1/2 है, तो 1/2 को जब आप भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी आपकी 0.5। 3/5 है, इसको जब आप करेंगे तो 0.6 आएगी। लेकिन जब 4/33 का करेंगे तो क्या आएगा, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 8.25 आएगा। इस तरीके से आप मिश्र भिन्न का दशमलव निरूपण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है कि दशमलव का यह निरूपण शांत दशमलव निरूपण है। अब शांत निरूपण क्या होता है ये मैं बाद में बताता हूं, पहले आप ये समझ लीजिए कि अशांत निरूपण क्या होता है। तो अशांत निरूपण कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। एज एग्जाम्पल, जब आप 1/3 को दशमलव निरूपण करते हैं या हल करते हैं तो आप क्या निकाल पाते हैं उत्तर में, 0.33 33 33 33 ये चलता चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब ये कभी शांत ही नहीं होगा। जब ये शांत ही नहीं हो रहा है, ये अनंत तक बढ़ता चला जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे अशांत दशमलव निरूपण कहेंगे। और ये निरूपण जो है अशांत होता है। तो इसको निरूपित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 के बाद 3 और इसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं, मतलब यही रिपीट होगा बार बार, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो अशांत दशमलव निरूपण में क्या हो रहा है, एक संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पे जो अनंत काल तक रिपीट होती जा रही है। और शांत दशमलव निरूपण में क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा, एक निश्चित दूरी के बाद भाग जाना बंद हो जाएगा और दशमलव निरूपण शांत हो जाएगा। ये आपका शांत दशमलव निरूपण हो गया। अशांत दशमलव निरूपण में जरूरी नहीं कि आपकी मात्र एक संख्या रिपीट हो। जैसे 2/7 जब हम करते हैं तो आपकी क्या आती है संख्या, 0.285714, 285714, 285714, मतलब एक संख्याओं का समूह बार बार रिपीट हो रहा है। तो अशांत दशमलव निरूपण में जरूरी नहीं कि मात्र एक संख्या रिपीट होगी बार बार, हो सकता है कि संख्याओं का एक बहुत बड़ा समूह भी बार बार रिपीट हो, पर रिपीट जरूर होगा। किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या अशांत होने की स्थिति में रिपीट जरूर होगा। समझ में आ गया ना। एग्जैक्टली अगर हम 2/3 की बात करें तो आपको क्या आता है, 0.666666, आगे आप ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाते जाते हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं 0.6 का बार। तो ये संख्या अनंत काल तक जाती जा रही है, बढ़ती जा रही हैं, कभी भी रुक नहीं रही हैं और बार बार रिपीट भी हो रही है। आप कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कर लीजिए, या तो वो शांत होगा या तो वो अशांत होगा, और अशांत होने की स्थिति में वो बार बार रिपीट होगा। ये चीज पक्का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिपीट ना हो। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। दशमलव निरूपण, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ में आएगा तो आपको अपरिमेय संख्याएं समझ में नहीं आएंगी, और इस कॉन्सेप्ट को हम अपरिमेय संख्याओं में पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना हमने सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्याओं के गुण। अब परिमेय संख्याओं के जो गुण हैं उसको ध्यान से देखिएगा कि परिमेय संख्याएं समृद्धता कहां कहां दर्शाती हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के गुणों में देखते हैं। परिमेय संख्याएं क्या है, योग, गुणन, व्यवकलन और भाग सभी के लिए समृद्ध होती हैं, पर 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समृद्धता का गुण अगर हम प्राकृत और पूर्ण में देखे थे तो किसमें थी, केवल योग और गुणन में थी। लेकिन पूर्णांक में हमने देखा कि योग और गुणन के साथ व्यवकलन में भी है, पर भाग में नहीं है। और जब हम परिमेय संख्याओं में आए तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, योग और गुणन तो है ही, व्यवकलन भी है साथ में, अब भाग भी समृद्धता दर्शा रहा है, बस 0 से भाग देना परिभाषित नहीं होगा। क्यों 0 से भाग देना इसलिए परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग देते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा 4/0 करेंगे तो अब आप खुद भी भाग ही नहीं पहुंचेगा आपका 4 के बराबर तक, तो अनंत काल तक आप जाते जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाए तो भी आप भाग पूरा नहीं कर पाएंगे, यानी ये अनडिफाइनेड, डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है। तो 0 से भाग बस परिभाषित नहीं है, अदरवाइज ये चाहे जोड़ना हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, सबके लिए समृद्ध होती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कोई भी दो परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे कि 3/4 और 2/4, इसको जब आप हल करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, क्योंकि अंश जुड़ जाता है और हर समान है तो साथ ही रहता है। अब मिलने वाली संख्या एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी समृद्धता दिख रही है। अगर हम गुणन के संदर्भ में देखें तो सेम संख्या ले लेते हैं, 3/4, 2/4, वैल्यू क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 4 चौक 16, यह भी एक परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या, सॉरी मतलब ये पूरी पूरी एक परिमेय संख्या,
यह भी एक परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या, यानी कि गुणन के प्रति समृद्धता है। अगर हम व्यवकलन के संदर्भ में देखें तो मान लीजिए आप ले लीजिए सेम 3/4 और 2/4, आपका आ गया 1/4, अर्थात यह भी समृद्ध, मतलब यह भी परिमेय संख्या, यह भी सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो समृद्धता का गुण कहाँ पे है? व्यवकलन में भी है। अगर हम भाग के संदर्भ में देखें तो भाग के संदर्भ में भी क्या समृद्धता है? आइए चेक कर लेते हैं, सेम संख्याओं का भाग दे लेते हैं। 3/4 और 2/4, जो हमने इसको हल किया तो क्या आ गया? 3/4 इंटू 4/2। मैंने कहा था राइट वाली संख्या को पलट दो, पलट के गुणा कर दो, 4×3 12, 4×2 8, ये भी एक परिमेय संख्या। आपने दो परिमेय संख्याओं का भाग किया, प्राप्त एक परिमेय संख्या हुई, यानी समृद्धता का गुण तो फॉलो होता है। अगला अगर हम क्वालिटी देखें तो वो है क्रम विनिमयता का। क्रम विनिमयता का गुण कैसे देखेंगे? ध्यान दीजिएगा, योग के संदर्भ में अगर क्रम विनिमयता चेक करें तो 1/2 प्लस 4/2 अगर हम चेक करते हैं, 4 नहीं लेते हैं, काम करते हैं 5/2 ले लेते हैं, 5/2। तो अब क्रम विनिमय का मतलब क्या है? क्रम परिवर्तन। राइट साइड में हम क्या करते हैं? क्रम परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि 5/2 और 1/2, ये हमने कर दिया। अब हर को हम डायरेक्टली लिख देते हैं सेम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जोड़ने में हर समान है तो उसको सीधे सीधे लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे। यहाँ पे हर को सेम लिख देंगे और अंश को जोड़ देंगे। 5 + 1, 1 + 5 कितना हो गया? 6/2, और 5 + 1 6/2। ये फाइनली उत्तर क्या आ गया आपका? 3/1। यहाँ पे फाइनली उत्तर क्या आ गया? 3/1। उत्तर सेम आया ना? यानी आप कह सकते हैं कि योग क्रम विनिमयता दर्शा रहा है, किसका? परिमेय संख्याओं का। ठीक है ना? गुणन के संदर्भ में देखें क्या क्रम विनिमयता है, तो 1/2 और 5/2 यही लिए थे ना हम वहां पे। सेम एग्जांपल यहां भी ले लेते हैं, 1/2 और 5/2। तो इसको हल कीजिए, कितना आ रहा है? साथ में राइट साइड में क्रम परिवर्तन करने के साथ साथ भी लिख दीजिए, जैसे कि 5/2 और 1/2। उत्तर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमारा क्या होगा? अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा। यहाँ पे भी अंश का अंश से गुणा हो जाएगा और हर का हर से गुणा हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 5 एकम 5, 2 दूनी 4। यहाँ पे भी 5 एकम 5, 2 दूनी 4। यानी दो संख्याओं का गुणा, उत्तर सेम आ रहा है क्रम परिवर्तन के बावजूद भी, यानी क्रम विनिमयता फॉलो हो रही है। किसके लिए? गुणन के लिए। चलिए साहचर्यता देखते हैं। साहचर्यता के लिए मैंने एग्जाम्पल पहले से ले रखा है, इस एग्जाम्पल को देखिए। साहचर्यता का मतलब क्या है? सात परिवर्तन मगर परिणाम परिवर्तन नहीं। ये चीज हमने हर जगह बात की थी। अब केवल पुट करते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या योग के संदर्भ में साहचर्यता दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। लेकिन इसके पहले एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, योग और गुणन में तो क्रम विनिमयता है, क्या व्यवकलन और भाग में भी क्रम विनिमयता है? ये खुद आप एग्जाम्पल लेके चेक कीजिएगा, देखिएगा और बताइएगा कमेंट में कि क्या परिमेय संख्याएं व्यवकलन और भाग के संदर्भ में क्रम विनिमयता दर्शाती हैं या नहीं। ठीक है ना? चलिए तो अब पढ़ते हैं साहचर्यता। साहचर्यता के अंतर्गत हम एग्जांपल रखते हैं 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 प्लस 3/2, पहले इन दोनों को साथ में ले लेते हैं और फिर प्लस 7/2। हमने क्या किया? सात बदला। पहले सात कौन थे? 3/2 और 7/2। राइट साइड में सात कौन है? 1/2 और 3/2। जब हम इसको जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है? 1/2 प्लस 7 3 10/2। सेम राइट साइड में वो 3 1 4/2 धन 7/2। इसको आगे हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 11/2 और इधर वैल्यू आ जाएगी 7 4 11/2, यानी मान आपका वही आ रहा है। तो अगर मान सेम आ रहा है तो योग के संदर्भ में साहचर्यता दर्शाई जा रही है कि नहीं दर्शाई जा रही है? बिल्कुल दर्शाई जा रही है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि योग के संदर्भ में परिमेय संख्याएं साहचर्यता का गुण दर्शाती हैं। अगर हम योग के अलावा गुणन के संदर्भ में भी देखें तो परिमेय संख्याएं साहचर्यता का गुण दर्शाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याएं योग और गुणन के लिए साहचर्य हैं, परिमेय संख्याएं योग और गुणन के प्रति क्रम विनिमय होती हैं। यहाँ पे हमने कहा योग और गुणन, व्यवकलन और भाग सभी के लिए समृद्धता दर्शाती हैं। तो ये तीनों के तीनों गुण हमने देख लिया। अच्छा, एक बात मैंने पहले भी आपसे कही है कि जीरो हमेशा किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक, और जीरो किसी भी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक, और एक हमेशा किसी भी परिमेय संख्या का गुणन तत्समक होगा। मैंने ये बात कही थी ना आपसे, तो ध्यान दीजिएगा। इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। कोई भी एक परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी एक परिमेय संख्या। एज एग्जाम्पल मैं लेता हूं 4/6। अगर आप इसमें जीरो ऐड करते हैं ना तो आपको एग्जैक्टली यही संख्या मिल जाती है 4/6। तो आपको मिलने वाली संख्या सेम है,
क्योंकि मिलने वाली संख्या सेम है तो आप कह सकते हैं कि जीरो किसी भी परिमेय संख्या का योजित तत्समक होगा। अगर गुणन तत्समक के बारे में बात करें तो हाँ, ये चीज हमने पहले ही पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें तो संख्या हमेशा वही रहती है। तो आपकी वैल्यू 4/7 एग्जैक्टली 4/7 आ गई। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का गुणन तत्समक क्या होता है, 1 होता है। तो योजित तत्समक 0 और गुणन तत्समक 1, ये भी आपको मिल गई प्रॉपर्टी। तो हमने इस प्रॉपर्टी को भी पढ़ लिया। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है वितरकता का या वितरण का नियम। ध्यान दीजिएगा, वितरण का नियम। एज एग्जाम्पल कि अगर 3 परिमेय संख्याएं इस रूप में दी हुई हो कि a गुणे b धन c हो तो ये हो जाती है ए बी धन ए सी, यानी a का वितरण दोनों में समान रूप से होगा, b में भी समान रूप से होगा और c में भी समान रूप से होगा। ठीक है ना? कैसे, ये देखिए। अगर आपको कोई भी 3 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, मान लीजिए कि पहली परिमेय संख्या है आपकी 1/3, दूसरी परिमेय संख्या है आपकी 2/3 और तीसरी परिमेय संख्या है आपकी 4/3। ये 3 परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं ए बी सी, और इस कंडीशन में a गुणे b धन c आपको निकालना है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, a गुणे b धन c आपको निकालना है। तो यहां पे a का वितरण b और c में समान तरीके से होगा। मतलब क्या होगा, ए बी धन ए सी, मतलब a का गुणा b में और a का गुणा c में। यही कहलाता है वितरण का नियम या वितरकता का नियम। ठीक है ना? कैसे, अब एग्जांपल से इसे चेक करते हैं। इसको हल कैसे करेंगे, जैसे कि 1/3 गुणे क्या था हमारा 2/3 धन 4/3। जब आप 1/3 को अंदर एंट्री देंगे तो कैसे देंगे, आप उसको 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 धन 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। ठीक है ना? जब ये गुणा करेंगे तो उत्तर आपका क्या आएगा, इनका पहले आप गुणा करिए, इनको जब आप गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 2/9 धन 4/9। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, अंश जोड़ के 4 2 6, हर समान रह जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। फाइनली आपका उत्तर आ गया 2/3 या 2/3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं में वितरण का नियम प्रूव कर सकते हैं। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में वितरण का नियम लागू होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये वितरण का नियम परिमेय संख्याओं के लिए बस नहीं है, ये वितरण का नियम परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, इसके पहले जितनी संख्याएं थी यानी कि पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, इन सभी संख्याओं में वितरण का नियम लगता है। मैंने वहां इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टीज वहां फॉलो नहीं होती है। ठीक है ना? मतलब आपको ये समझ में आ गया कि वो प्रॉपर्टीज वहां पूरी तरह से फॉलो होती हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं का वेन डायग्राम। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था कि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं, सभी की सभी प्राकृत संख्याओं और जीरो को अगर आप ऐड कर दें तो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो ये जो है आपके नेचुरल नंबर, और अगर इसमें जीरो को ऐड कर दें तो आपकी क्या बन जाती है, होल नंबर। नेचुरल यानी प्राकृत, होल यानी पूर्ण। ठीक है ना? तो नेचुरल नंबर के अंतर्गत होल नंबर, मतलब होल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर आती हैं, और होल नंबर किसके अंतर्गत आती हैं, पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। एज एग्जाम्पल हमने देखा था, ध्यान दीजिएगा, इस इमेज में हमने देखा था, रुकिएगा 1 मिनट दिखाता हूं। हमने एक इमेज में ये देखा कि जीरो को हमने प्राकृत संख्याओं में ऐड किया, मतलब जीरो और प्राकृत संख्याओं को साथ में लिया तो बनी क्या, पूर्ण संख्याएं, मतलब पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भरी रखी हैं। सेकंड हमने एक और इमेज बनाई और इस इमेज में देखा कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को और ऋणात्मक चिन्हों वाली प्राकृत संख्याओं को भरते हैं तो क्या मिलके बनता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है ना? यानी जो पूर्णांक संख्या है उसके अंतर्गत पूर्ण संख्याएं पहले से भरी हुई रखी हुई हैं। यानी कि अगर हम ये कहें, यानी कि अगर हम क्या कहें, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो आपकी पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर जिसे कहते हैं, उनके अंतर्गत होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं। इसके बाद अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें, मैंने कहा था हर एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। हर एक पूर्णांक, चाहे आप 4 ले लें क्योंकि 4/1 भी एक परिमेय संख्या है, चाहे आप 6 ले लें, 6/1 भी एक परिमेय संख्या है, तो कोई भी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना?
मतलब सभी की सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के अंतर्गत है। पर ये जरूरी नहीं कि सभी की सभी परिमेय संख्याएं भी पूर्णांक होंगी, क्योंकि 1/2 एक पूर्णांक नहीं है पर परिमेय है। पर अगर कोई भी आप पूर्णांक लेते हैं तो वो परिमेय होती है। यानी कि परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसके अंतर्गत ये सभी संख्याएं आएंगी। कौन कौन सी? इंटीजर आएगी, होल आयर नंबर आएगी और नेचुरल नंबर आएगी। और बाहर का पार्ट क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं अपने अंदर इन सभी संख्याओं को समाहित किए हुए हैं। ठीक है ना? यहां पे आपका परिमेय संख्या का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपरिमेय संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, दो प्रॉपर्टीज और बची हुई थी जिनको हमने पहले ही पढ़ लिया कि परिमेय संख्याओं के मध्य अनेक अनंत परिमेय संख्याएं हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। और साथ में अगली प्रॉपर्टी क्या है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय शामिल है, जो कि हमने इस वेन डायग्राम में देख लिया। ठीक है ना? चलिए बढ़िया। अब आगे या अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं क्या है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनको जोड़ना घटाना कैसे है, साथ में वास्तविक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं क्या है, समष्टि संख्याएं क्या है। अर्थात अगली क्लास संख्याओं की आखिरी क्लास होगी और इस क्लास में हम संख्याओं के हर प्रकार को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।